हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार और वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज स्टार्ट करने जा रहा हूं संजीवनी बैच में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चौथा लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ मैकेनिक्स दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अगर आपको फ्रिक्शन बहुत अच्छे से आएगा तभी आप सर्कुलर मोशन के अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी आप सूडो फोर्सेस के साथ जब फ्रिक्शन लगेगा तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी आप सेंटर ऑफ मास के बढ़िया सवाल कर पाएंगे, तभी आप रोटेशनल मोशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो समझिए पूरे मैकेनिक्स का, आने वाली जितनी मैकेनिक्स है उन सब का बेसिक लेक्चर आज का लेक्चर और आने वाला लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया से, बहुत आराम से फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई इंट्रोडक्शन कि फ्रिक्शन होता क्या है, और क्या पढ़ने वाले हैं सर, और क्या पढ़ने वाले हैं सर, और पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और क्या पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आज हम बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं आपको आपके फेवरेट कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन विद अ वेरी बेसिक वर्ड दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। जब कहानी शुरू होती है फ्रिक्शन की तो भैया सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक सरफेस, दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है और वो उस स्लाइडिंग को अपोज करता है। और दूसरी बात क्या समझते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तब भी फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो ये डेफिनेशन जो यहां लिखी हुई है ये क्या कह रही है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करती है या होने वाले रिलेटिव मोशन को, जहां रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है वहां पर लगती है। ठीक है, और कहां लगती है, बिटवीन द टू surfaces that are sliding relatively or that have tendency to slide relatively। अरे ठीक है, तो भैया एक पार्ट हो गया जहां ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है मूव करने की और दूसरा पार्ट हो गया जहां ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। इन दो पोर्शंस के बिहाफ पर फ्रिक्शन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो कैटेगरीज आपको समझ आ जाएंगी। तीसरी कैटेगरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, चलिए सर, जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की बेसिकली तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी है उसका क्या नाम है, एक कैटेगरी है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब रोल में आता है जब रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है। कब रोल में आएगा, जब रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है। एंड थर्ड वन दैट इज काइनेटिक। अभी सेकंड वन की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड वन दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब रोल में आएगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में तब आएगा जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन तब रोल में आएगा जब रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक और फ्रिक्शन होता है, वो क्या होता है, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है मास्टर साहब, इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन वो सिचुएशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मोशन करने वाला है। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है सर, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी जीरो। यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी नॉन जीरो। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो भैया इसका मतलब हम आपको अभी समझा देते हैं, समझ लीजिए, देख लीजिए क्या मतलब है भाई साहब। ठीक है, थोड़ा सा कलर वलर बना दिया जाए तो पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहते हैं एट द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब जस्ट मोशन होने से पहले एक स्थिति होती है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम जो फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें 99.9% केसेस में बस जो फ्रिक्शन हमको पढ़ने को मिलेगा वो या तो स्टैटिक मिलेगा या तो काइनेटिक मिलेगा। ठीक है सर,
अच्छा, अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हम कह रहे हैं कि इट इज अ फोर्स जो रिलेटिव स्लाइडिंग को अपोज करता है, या रिलेटिव स्लाइडिंग की होने की टेंडेंसी हो तो क्या करता है, उस रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी को भी अपोज करता है। ठीक है, इसके बिहाफ पर हमने फ्रिक्शन को मोर ओवर 3 कैटेगरीज में तोड़ा है, बट हमको जो पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अगर ये फोर्स है तो फोर्स के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शन क्या है, अगर फ्रिक्शन एक फोर्स है तो उसके लिए तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहली बात है वो क्या है भाई? वो है मैग्नीट्यूड। दूसरी बात क्या है भाई? डायरेक्शन। और तीसरी बात क्या है भाई? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स है तो। और हम कह रहे हैं डेफिनेशन ही जब हमारी फ्रिक्शन की शुरू हुई तो किससे शुरू हुई? फ्रिक्शन इज अ फोर्स। तो सिंपल सी बात है भैया, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर आपको फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का गेम समझ आ गया, आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 केजी। ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं यहां पर आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं F। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्ट देखो, अब ये फोर्स हो सकता है कि इस काबिल ना हो, ये फोर्स हो सकता है कि इस काबिल ना हो कि इसको स्लाइड करा सके सर। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 10 किलो का ऑब्जेक्ट है भैया, भारी ऑब्जेक्ट होता है 10 किलो। एक 4 साल के बच्चे को पकड़ा दो, रस्सी में बांध के वो खींचने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो ना खींच पाए। फोर्स लगा रहा है लेकिन वो ना खींच पाए। वो किसकी वजह से? वो भैया इन सरफेसेस के बीच में जो रफनेस है उसकी वजह से। ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, खींचना उतना कठिन होगा। जैसे इसको मैं क्या करूं, एक कहीं नॉर्मल सरफेस के ऊपर रख दूं, जैसे मिट्टी हो गया या कहीं कोई अर्थ सरफेस हो गया, उसके ऊपर रख दूं। और दूसरी कंडीशन क्या मैं रखूं? दूसरी कंडीशन में एक टाइल लूं, उस टाइल के ऊपर ऑयल बिछा दूं और उसके ऊपर मैं इस 10 केजी के ऑब्जेक्ट को रख दूं। कहां खींचना आसान होगा? सर, ऑयल के ऊपर खींचना आसान होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस। तो भैया एक टर्म आता है जिसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये क्या बताता है? ये बताता है डिग्री ऑफ, ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ रफनेस बिटवीन टू रिलेटिवली स्लाइडिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा, ये बात हमको समझ आ रही है कि एक सिचुएशन तक, एक फोर्स तक ये नहीं चलेगा। उसके बाद अगर फोर्स बढ़ा दोगे तो ये हो सकता है आगे की तरफ खिसक जाए। तो जिस पर्टिकुलर फोर्स तक ये नहीं चलेगा उसको बोलते हैं क्या भाई साहब? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं Fs से। कैसे डिनोट करते हैं इसको? Fs से। ठीक है भाई, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई Fs। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब? नॉर्मल रिएक्शन के। बात समझिएगा, नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है? बेसिक सा मतलब है कि इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। ठीक है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? n। तो अगर मैं इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। और कितना लग जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो याद रखिएगा यहां पर लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n। लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n, याद रखेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n। अब यहां से समझते हैं, फील करना बेटा, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, मतलब इधर लगा 100 न्यूटन। ठीक है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हमको कितना मिल गया? इस डायरेक्शन में ये चलने वाला नहीं है, मतलब वाई एक्सिस में जो मेरा नेट फोर्स होगा, वाई एक्सिस में मेरा नेट फोर्स 0 होगा, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा 100 न्यूटन। तो मेरा पीछे फ्रिक्शन जो लगेगा Fs, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अभी मैं पढ़ के आया Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू n। म्यूएस को अपन क्या बोलेंगे? म्यूएस को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इसको समझिएगा, मजा ही आ जाएगा सर। अब इसको फील करना कि जब ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट था और मैं एक 4 साल या 3 साल के बच्चे को लगाया, रफ सरफेस के ऊपर रखा था खींचने के लिए, वो नहीं खींच पाया।
फिर मैं एक 15 साल के बच्चे को लगाया, उसने खींचा तो वो खिंच गया। मतलब एक स्पेसिफिक फोर्स तक जो 4 साल का बच्चा लगा रहा था वहां तक ये नहीं चल रहा था। नहीं चलने का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना था? 0 था। और जब इसका एक्सेलरेशन 0 था, ये रुका हुआ था, क्या भैया इसके ऊपर नेट फोर्स 0 था? इसका मतलब जितना फोर्स आगे लग रहा था, फ्रिक्शन उतना ही किधर लग रहा था? पीछे लग रहा था। ये बात समझिएगा, Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। अगर आप इसको फील करेंगे तो यहां से आपको Fs की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? म्यू आपको पता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस का आपको म्यूएस पता है 0.5, समझिएगा, म्यूएस कितना पता है? 0.5। तो म्यूएस इंटू एन करेंगे, 0.5 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लेस देन और इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर ये फोर्स की वैल्यू 0 है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अगर ये फोर्स आगे 1 न्यूटन करोगे तो पीछे फ्रिक्शन 1 लग जाएगा, आगे 2 करोगे तो पीछे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा, आगे 10 करोगे तो पीछे फ्रिक्शन 10 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, समझना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, याद रखना, ये दुनिया का सबसे समझदार फोर्स है। जैसे घर में सबसे समझदार मेंबर होता है, वैसे ही ये सबसे समझदार फोर्स है। ये क्या करता है? घर का जो सबसे समझदार मेंबर होता है वो क्या चाहता है कि घर में जिन लोगों के बीच में प्यार बना हुआ है उनके बीच में प्यार बना रहे। फ्रिक्शन भी यही चाहता है कि जो 2 सरफेसेस एक दूसरे के साथ रेस्ट में है, मतलब एक दूसरे से प्यार में है, वो 2 सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो। फ्रिक्शन बस क्या चाहता है कि 2 प्यार करने वाली सरफेसेस एक दूसरे से कभी अलग ना हो। कौन सा फ्रिक्शन चाहता है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अपने मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर सकता है कि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वो दुनिया का समझदार फोर्स है जो 2 सरफेसेस में रहने वाले प्यार को, जिसकी वजह से ये दोनों रुके हुए हैं, बात समझ आ रही, उन दोनों प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देना चाहता है अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। और उसकी मैक्सिमम क्षमता क्या है? उसकी मैक्सिमम क्षमता है भैया, इसकी मैक्सिमम क्षमता है भैया म्यूएस इंटू एन। ठीक है, जैसे ये फोर्स इधर लग रहा था, मान लो 10 न्यूटन का, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन है। आगे 10 लगा तो पीछे 10 लग जाएगा, आगे 20 लगा पीछे 20 लग जाएगा, आगे 30 लगेगा पीछे 30 लग जाएगा, आगे 40 लगेगा पीछे 40 लग जाएगा, आगे 50 लगेगा पीछे 50 लग जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां 51 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, जैसे ही यहां पे 51 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि जब भैया जैसे दो प्रेमी जोड़े हैं, शादी विवाह हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है तो कोर्ट में जाते हैं डाइवोर्स के लिए। तो जज क्या कहता है? जज कहता है अभी भी 6 महीने का समय है। तो जैसे जज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक चाहता है कि 2 रिश्ते खराब ना हो, वैसे ही ये फ्रिक्शन चाहता है कि कभी भी जो 2 प्यार करने वाली सरफेसेस हैं ये कभी अलग ना हो। कौन सा फ्रिक्शन चाहता है? याद रखना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है कि 2 प्रेम करने वाली सरफेसेस के बीच में कभी अलगाव ना हो, लेकिन कब तक? अपनी मैक्सिमम लिमिट तक। जज की भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जबरदस्ती तो बांध के रख नहीं सकता। अब इसको चलना ही है, ये डायरेक्टली फोर्स बढ़ाता जा रहा है, तो कब तक रोक पाएगा सर? अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, 50 न्यूटन तक। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लॉक सोचा इधर में चल लेता हूं। चलो भाई, अब ये फोर्स को मैं उठा के यहां लगा दूं, इस तरफ लगा दूं, तुरंत फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? पीछे की तरफ। ठीक है, कब तक नहीं चलने देगा? जब तक ये फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ 50 न्यूटन ना हो जाए। यह है अपने पास फ्रिक्शन की सारी कहानी। कौन से फ्रिक्शन की सारी कहानी बच्चा? स्टैटिक फ्रिक्शन की सारी कहानी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ब्लॉक है। क्या है भैया? क्या है? एक ब्लॉक है। समझिएगा, ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक, और ये ना इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस, ये आपको पता है 0.4। समझना, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है मान लो 5 kg। तो कहा गया कि यहां पर मान लो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन का। बताओ यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा?
ठीक है, मुझसे सवाल पूछा गया कि बताइए कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको उठाएंगे सर तो समझेंगे क्या। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना लग रहा है, n। अरे ठीक है, अच्छा यहां 15 न्यूटन लग रहा है। अब देखो ये 15 न्यूटन इसको चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है म्यूएस इंटू एन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यूएस इंटू एन से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो एफ एस कितना निकल के आएगा, म्यूएस की वैल्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन है 50, मतलब एफ एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। अब समझना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये 20 न्यूटन तक इसको चलने नहीं देगा। 20 न्यूटन तक इसको चलने नहीं देगा, मतलब ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। अगर रेस्ट में रहेगा तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो सर इसको आगे खींचा जा रहा है कितने फोर्स से, इसको आगे खींचा जा रहा है 15 न्यूटन के फोर्स से। पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, नहीं चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब एफएस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 न्यूटन के बराबर होगी। अगर यही 15 बढ़ के 18 न्यूटन हो जाता मान लो, तो मेरा एफएस कितना हो जाता, तो मेरा एफएस 18 न्यूटन हो जाता। अगर यही फ्रिक्शन बढ़ के मेरा 20 न्यूटन हो जाता, तो मेरा फ्रिक्शन कितना हो जाता, स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो जाता। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाकर 20 न्यूटन से बढ़ाकर 21 न्यूटन कर दूं तो क्या ये स्लाइड कर जाएगा। सबको ये बात क्लियर है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 न्यूटन की है इस क्वेश्चन में। मतलब ये 20 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स तक जो आगे लग रहा है वहां तक इसको चलने नहीं देगा, उसके बाद ये चल जाएगा। और जैसे ही चल जाएगा एक नए फ्रिक्शन का जन्म होगा जिसका नाम है भाई साहब क्या, जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। चल गया तो क्या होगा, चल गया तो अब नया फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा और उस नए फ्रिक्शन का क्या नाम है, उस नए फ्रिक्शन फोर्स का नाम है भैया काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा, जब क्या होगा, जब रिलेटिव स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब रोल में आता है, जब रिलेटिव स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। जब रिलेटिव स्लाइडिंग होती है तभी काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया, ये भैया टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग में आता है। कब आता है, कब आता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। जब रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी होती है तब वहां पर जो फोर्स आता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आता है। क्यों, क्योंकि ये दुनिया का सबसे समझदार फोर्स है जो चाहता है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो। कब तक, उसकी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, और उसकी अपनी मैक्सिमम लिमिट क्या है, दैट इज म्यूएस इंटू एन। ठीक है सर, अरे क्या यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, क्या दिमाग में सेट हो रहा है। आइए अब अगले पोर्शन पर चलते हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की ब्यूटी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहता है कि भैया हम एफ के कहलाते हैं और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एन के, और जब इनका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये बराबर होते हैं म्यू के इंटू एन के। ये एडजस्ट नहीं करते, ये एडजस्ट नहीं करते, ये बराबर किसके होते हैं, ये होते हैं म्यू के इंटू एन के। म्यू के को क्या बोलते हैं, म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, म्यू के इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा सर, 99% केसेस में याद रखिएगा कि म्यू के जो होता है वो म्यू एस से छोटा होता है, और 1% जो सिचुएशन है जिसमें म्यू के बड़ा हो जाता है म्यू एस से, वो सब टायर ग्रिप में होता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसका आपकी फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपकी फिजिक्स में जो म्यू के होगा वो म्यू एस से छोटा होगा या म्यू के इक्वल्स टू म्यू एस लिखा होगा। जैसे कई बार सवाल आएगा जहां म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं होगा, केवल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ होगा। जब केवल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी जाए तो आप मान लेंगे कि वही स्टैटिक है और वही काइनेटिक भी है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है सर, चले कहानी को आगे बढ़ाएं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं सर। म्यू के इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और एफ के जो होता है वो बराबर होता है किसके, म्यू के इंटू एन के। अब समझिएगा,
अब ये सरफेस है जिसका म्यूएस 0.4 है, अगर मैं कह दूं कि इसका म्यूके जो है वो 0.3 है, बताओ भैया, अगर मैं यहां पर, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ये 15 न्यूटन है, ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट था भाई साहब, ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट था, ये रखा हुआ था इधर, अगर मैं इधर 25 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सवाल पूछा गया कि अगर मैं इधर 25 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो बताओ इधर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा, म्यूएस दे रखा है मुझे 0.4, म्यूके दे रखा है मुझे 0.5, 0.3। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एनके होगा। अरे ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। फील करिएगा, बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए उड़ता हुआ आ रहा है। ये है 0.4, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 50। देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू है 50, तो ये अपने पास है Fs दैट इज लेस देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। अभी हमने यहां पर कैलकुलेट करा था। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू 20 न्यूटन, मतलब आगे अगर 20 न्यूटन तक का फोर्स लगा तो ये चलने वाला नहीं है, लेकिन कितना लगा, 25 न्यूटन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट चल गया, तो यहां कौन सा फ्रिक्शन आया, स्टैटिक की काइनेटिक, तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, समझना, कॉन्सेप्ट को फील करना, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा, देखना, ध्यान देना। अगर इस कॉन्सेप्ट को फील कर ले गए, समझ ले गए, तुम्हारा पूरा का पूरा काम बन जाएगा। आगे कितना लग रहा है, आगे लग रहा है 25 न्यूटन बेटा जी। पीछे कितना लग रहा है, इधर लग रहा है Fk दैट इज इक्वल टू म्यूके इंटू एन, और म्यूके की वैल्यू कितनी है 0.3, एन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है सर, नॉर्मल रिएक्शन है सर 50 न्यूटन दिख रहा है हमको, 5 केजी का ऑब्जेक्ट है ये, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है 50, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, तो Fk की वैल्यू 0.3 इंटू कितना हो जाएगा 50, और ये अपने पास हो जाएगा Fk, सॉरी इट इज नॉट Fs, इट इज Fk। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है अपने पास Fk। ठीक है भाई, चलो देखो, ये आपके पास है Fk दैट इज इक्वल टू 0.3 इंटू 50, दैट इज 5 3 15 न्यूटन। ओ हो, क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि भाई साहब इधर तुम 20 न्यूटन तक का फोर्स लगा, ये हिला ही नहीं, और जैसे ही ये चला फ्रिक्शन कम हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 15 न्यूटन हो गया भाई साहब। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अरे बात समझ आ रही, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब कहा जाएगा कि बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये निकालना बहुत आसान काम है। आगे लग रहा है 25, पीछे लग रहा है कितना, पीछे लग रहा है 15 न्यूटन, तो फोर्स अपॉन मास दैट इज एक्सेलरेशन। आगे लगा 25, पीछे आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 15 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास हो गया 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इस बात का फील आया, क्या इस बात का फील आया, अगर फील आया तो मेरे साथ बताओ, मेरे साथ बताओ, क्या बताओगे कि ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ये तुम्हारे पास दूसरा ब्लॉक है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, अब क्या कर रहे हैं, अब यहां पर एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ देखते हैं। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको फील कर रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, और इसका खुद का वेट है 10 केजी। ठीक है, यहां पर म्यूएस इक्वल्स टू दे रखा है, म्यूएस इक्वल्स टू दे रखा है 0.5। ठीक, और म्यूके इक्वल्स टू दे रखा है 0.4। सेम वही सवाल, ये 10 केजी है। ठीक है, यहां पर आपके पास म्यूएस दे रखा है 0.5, म्यूके दे रखा है 0.4। यहां पर अभी भी जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपके पास 100 न्यूटन। ठीक है, यहां जो एंगल है ये है आपके पास 37 डिग्री, यहां जो एंगल है ये भी है आपके पास 37 डिग्री।
सवाल पूछा गया कि बताइए ये दोनों ऑब्जेक्ट चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, यह सवाल आपसे बनता है। ठीक है सर, तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने का काम। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जब हम इस 50 न्यूटन की बात करेंगे तो ये 50 न्यूटन इधर लगेगा, कितना होगा, ये लगेगा 50 cos 37 डिग्री। अच्छा, इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा 50 sin 37 डिग्री। 50 cos 37 डिग्री का मतलब हो गया ये 40 न्यूटन है, 50 sin 37 की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन। यहां पर नीचे इसका कितना वेट लग रहा है सर, 100 न्यूटन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो ये चलने वाला नहीं है, चलेगा तो किधर चलेगा, x के अलोंग ही चलेगा। मतलब सिग्मा एफ वाई विल बी इक्वल टू 0। अगर मेरा सिग्मा एफ वाई 0 हो गया तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा सर, 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन हो गया कितना बच्चा, 70 न्यूटन। ठीक है, चलो भाई, अब हमको चेक करना है कि हमारा जो एफएस है वो कितना है। हमारा जो एफएस है वो कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफएस की वैल्यू कितनी आ रही है सर, म्यू एस अपने पास है 0.5, एन अपने पास है 70 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 35 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक सा मतलब है कि यहां पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कहां लगेगा ये बात क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है भैया, डायरेक्शन किधर, जिधर रिलेटिव स्लाइडिंग होने की टेंडेंसी होगी उसके जस्ट ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड हमको क्लियर हो गया, दैट इज एफएस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। डायरेक्शन क्लियर हो गया, डायरेक्शन क्लियर हो गया किधर, जिधर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही होगी उसके जस्ट ऑपोजिट साइड। अच्छा, तीसरी बात क्या थी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस स्लाइड कर रही है या स्लाइड करने की टेंडेंसी रख रही हैं, उन स्लाइड करने वाली सर्फेसेस के बीच में लगेगा कौन सा फोर्स भैया, लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एक एक शब्द बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से तुम्हारे तक डिलीवर करूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में जाकर चीजें सेट हो जाए। इसका क्या मतलब है कि इधर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितने न्यूटन का हो सकता है, वो हो सकता है 35 न्यूटन का भाई साहब। बहुत बढ़िया। आगे कितना लग रहा है, 40 लग रहा है। जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको आगे खींच रहा है वो 40 न्यूटन है। जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, वो तुम्हारा है बच्चा 35 न्यूटन। समझो, मतलब अगर ये 40 की जगह, अगर ये 40 की जगह 30 न्यूटन होता तो ये ना चलता, ठीक है, लेकिन चल गया। तो चल गया अगर, तो फ्रिक्शन क्या होगा, अगर ये चल गया तो फ्रिक्शन क्या होगा सर, स्लाइड कर गया तो जो फ्रिक्शन होगा। अब यहां से हमको ज्ञान क्या मिला, ज्ञान मिला कि ये जो ब्लॉक है इसको अपन ए बोल देते हैं। ब्लॉक ए जो होगा आपका, ब्लॉक ए चल जाएगा, ब्लॉक ए चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन किस लिमिट तक रोक सकता है, 35 तक। अगर यहां 20 न्यूटन लग रहा होता तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो जाता। अगर यहां 30 लग रहा होता 30 हो जाता, 35 लग रहा 35 हो जाता। लेकिन जैसे ये 36 होगा ये आगे की तरफ चल जाएगा। ठीक है सर, तब जब चल गया तो कौन सा फ्रिक्शन रोल में आया बच्चा, अगर ये चल गया तो रोल में आया कौन सा फ्रिक्शन, तब रोल में आया अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आया तो भैया अभी हम पढ़ के आ रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू के इंटू एन। मतलब म्यू के कितना होगा, म्यू के आपके पास पता है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन आपको कितनी पता है 70, और ये आपके पास हो जाएगा 28 न्यूटन। ये आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अच्छा, दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, अगर ये चल गया, अगर ये चल गया तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। समझना, बहुत आराम से फील करना। अगर ये चल गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, आगे लग रहा है 40, चल गया, चलने का फील करना, चलने का फील करना कि ये तुम्हारा ब्लॉक था, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ब्लॉक था, आगे कितना लगा, आगे लगा 40, पीछे कितना लगा, पीछे लगा तुम्हारे पास 28, मास कितना है, मास है 10 kg। भैया इस डायरेक्शन में चलने वाला नहीं है, आगे ही चलेगा, इधर लगा 40, इधर लगा 28 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 40 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अरे 28 प्लस 12 40 हो जाएगा, 40 में से 28 घटाओगे 12 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10 करोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो 10 केजी का ब्लॉक है ये 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा। अरे ठीक है, कहानी समझ आई। अब दूसरा सवाल देखो तुम्हारी आंखों के सामने, ये दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ये दूसरा सवाल कह रहा है कि बताओ रिलेटिव स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। बताना है कि रिलेटिव स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। सर कैसे बताएंगे? सर कैसे बताएंगे? तो इसके भी आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन देखना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन देखना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए करके देखते हैं सर। इसको सॉल्व करते हैं। भैया कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अपने पास कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 केजी का है। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ये जो आपका ऑब्जेक्ट था ये भी कितने केजी का था? ये भी 10 केजी का था सर। यहां जो ऑब्जेक्ट है ये भी कितने केजी का है? ये भी 10 केजी का है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा? सर 100 न्यूटन। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, अरे बात समझ आई? ये एंगल कितना भैया? 37 डिग्री। तो 100 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना हो जाएगा? 100 का जो कंपोनेंट इधर आएगा सर वो हो जाएगा आपके पास 80 न्यूटन, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 60 न्यूटन। कैसे भाई? इधर अपने पास 100 cos 37 डिग्री, इधर कितना? ये किसके बराबर है? ये बराबर है 100 sin 37 डिग्री के बराबर। ठीक है सर, चलिए ये जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इन सरफेसेस के बीच का हमको म्यूएस कितना पता है? हमको म्यूएस पता है, हमको म्यूएस पता है। क्या पता है? म्यूएस पता है 0.5, म्यू के पता है 0.4। प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना भाई। 10 केजी का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये किसके बराबर होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा 100 माइनस 60 के, दैट इज इक्विवेलेंट टू 40 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो गया 40 न्यूटन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यूएस इनटू एन, तो भैया ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 0.5 इंटू 40, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। एफएस की वैल्यू 20 न्यूटन से कम होगी या 20 न्यूटन के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये इसको तब तक चलने से रोक सकता है जब तक ये जो आगे चलाने वाला फोर्स है ये 20 न्यूटन या 20 न्यूटन से कम हो। आगे कितना लग रहा है? 80। पीछे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो बेटा जी चल जाएगा। और अगर ये चल जाएगा तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर ये चल जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास। और अगर ये चल गया तो यहां कौन सा फ्रिक्शन आएगा? तब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन। देखना, म्यू के की वैल्यू 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन है 40, तो ये अपने पास हो गया 16 न्यूटन। बहुत प्यार से, बहुत आराम से इसको फील करिएगा, मजा ही आ जाएगा सर आपको, इसकी गारंटी देता हूं मैं। ये जो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है ये 16 न्यूटन आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? आगे लग रहा है 80, पीछे लग रहा है 16, मास है 10, 80 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 64। ठीक है, अरे भैया 64 में 16 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फील आना चाहिए टॉपिक का, मतलब ये चलेगा कितने से? ये चलेगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, एक और सवाल देखते हैं, फील करते हैं, एकदम दिमाग में सेट करना है अपने को टॉपिक। ये है आपका ऑब्जेक्ट 5 केजी का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। और यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। यहां पर जिस सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है, इस सरफेस की वैल्यू, इस सरफेस का मैंने म्यूएस दे दिया 0.6 और म्यू के दे दिया 0.5। मैं आपसे कह रहा हूं बताओ ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और अगर नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा?
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे तो 20 के दो कंपोनेंट, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 20 cos 53, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 न्यूटन। अरे cos 53 होता है 3/5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। अच्छा, इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपके पास 20 sin 53, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 न्यूटन। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, और धरती मैया इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। अगर ये चलेगा तो आगे ही चलेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है और ये फ्रिक्शन काइनेटिक भी हो सकता है। अगर ये ड्राइविंग फोर्स जो इसको आगे लेकर जा रहा है, इसकी वैल्यू लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया तो ये सिस्टम रुका रहेगा, और अगर ज्यादा आया तो ये सिस्टम चल जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा Fs दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। लेस देन और इक्वल टू μs की वैल्यू है 0.6 और n कितना है, n है 50 माइनस 16, 50 माइनस 16, देखो 50 नीचे 16 ऊपर और n ऊपर, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 16। तो Fs दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0.6, और 50 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये अपने पास बचेगा 34। ठीक है, तो दैट इज लेस देन और इक्वल टू Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक को 24, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 19 20। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 20.4 न्यूटन। ओहो, आगे कितना लगा था, 12 न्यूटन, पीछे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो इस ड्राइविंग फोर्स से, जिसको आगे ले जाने की टेंडेंसी रख रहा है, उससे ज्यादा है। तो मतलब ये सिस्टम चलेगा क्या, नहीं, ये इसको ना चलने देने के लिए अपने आप को किस हद तक खर्च कर सकता है, 20.4 न्यूटन तक, और जो खींचने वाला है वो कितने न्यूटन का है, 12 न्यूटन का है। तो क्या ये खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो बच्चा आंसर है खर्च कर सकता है। ठीक है, तो कितना खर्च करेगा, क्या पूरा खर्च कर देगा, ना, जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही खर्च करेगा। तो इस Fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, इस Fs की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आगे कितना लग रहा है 12 न्यूटन, तो पीछे भी कितना लग जाएगा 12 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर था, तो फाइनली भी कौन सी स्थिति में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। क्या इसका फील आया, इसी का फील आना बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो समझदार फोर्स है जो दो प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग नहीं होने देना चाहता है। किस हद तक वो ऐसा चाहता है, तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ऐसा चाहता है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो। अरे ठीक है, क्या यहां तक कहानी समझ आई, क्या यहां तक बात समझ आई, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं भैया, चलिए आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं आगे की क्या कहानी। आगे की कहानी है मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस। इसको फील करते हैं, समझते हैं। मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस, इसमें क्या है, पढ़ डाले, हम सब पढ़ डाले। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे सर, अब इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। कह रहा है कि यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स F है और यहां पर अप्लाइड फोर्स F एक्सटर्नल है। अरे ठीक है, और ये आपके पास दिया हुआ है ग्राफ, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने, जो अभी आप पढ़कर आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, चलिए सर देखिए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, समझना, ठीक है सर, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसी का फील आना बहुत जरूरी है, जिसका म्यूएस है और जिसका म्यू के है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि म्यूएस जो है वो बड़ा है किससे, ये बड़ा है म्यू के से। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा यहां पर कंडीशन है जो जनरली होता है। अगर कभी ऐसा नहीं किया गया, कभी बाइफरकेट नहीं किया गया, केवल म्यू लिखा हुआ है, तो आप वहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों को बराबर मान सकते हैं। अदरवाइज म्यूएस और म्यूके की वैल्यू आपको अलग अलग दी हुई होगी, और हर हाल में आपका जो म्यूके होगा दैट विल बी लेस देन म्यूएस। ठीक है, चलिए सर, तब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये ब्लॉक है, इसका मास है m, ये जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल। ठीक है सर,
यहां पर इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू एस। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल को मैं 0 से बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक फोर्स तक ये नहीं चलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चल जाएगा। ठीक है, किस फोर्स तक ये नहीं चलेगा उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमको पता होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक ये दो प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग होने नहीं देता है। ठीक है, तो चल आ जाओ बेटा, आ जाओ देख लेते हैं वो मैक्सिमम लिमिट क्या है। सर इधर वो फोर्स लग रहा है एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एफएस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो भैया म्यू एस इंटू एन की वैल्यू है आपके पास क्या, इस सिचुएशन में एन की वैल्यू है mg। बहुत प्यार से समझना इसको, ये आपके पास एन है। अब क्या होगा, अब ये मान लो, समझना इसको, मान लो कि ये 10 न्यूटन है। कितना आया, 10 न्यूटन। तो जब यहां 0 होगा तो ये कितना खर्च करेगा खुद को, 0 खर्च करेगा। जब यहां 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1। जब यहां 2 होगा तो ये 2। जब ये 5 तो ये 5। जब ये 8 तो ये 8। जब ये 10 तो ये 10। जैसे ही ये 11 हुआ क्या होगा, ये कहां तक एडजस्ट कर सकता है, बस म्यू एस एम जी तक एडजस्ट कर सकता है। म्यू एस एम जी तक जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ेगा। मतलब 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अगर आप 10 न्यूटन तक की बात करेंगे तो पीछे 10 न्यूटन तक लगेगा। ये मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कि म्यू एस इंटू एम जी की वैल्यू 10 न्यूटन है। ये कुछ भी हो सकती है, 50 100 60 कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान देना, ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स तुमको दिख रहा है, ये भाई साहब समझना, ये कब तक इस ऑब्जेक्ट को नहीं चला सकता, जब तक इसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के बराबर ना हो जाए। अरे बात समझ आ रही है भैया, तब तक जैसे जैसे ये बढ़ेगा पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगा और इसको चलने नहीं देगा। अरे भाई साहब, तो देखो क्या हुआ, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। कहां तक बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़ता जाएगा सर, म्यू एस इंटू एन तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, म्यू एस इंटू एन तक बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, यहां पर ये जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते गए बढ़ता गया मैक्सिमम लिमिट के बाद जैसे ही ये आगे चल जाएगा, जैसे ही ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम आगे दौड़ जाएगा भैया, कब, जब आपका ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, जैसे ये स्लाइटली ग्रेटर हुआ किससे, म्यू एस इंटू एन से या म्यू एस इंटू एम जी से। अरे ठीक है, म्यू एस इंटू एन से या म्यू एस इंटू एम जी से जैसे ही ये बड़ा हुआ, ये आगे की तरफ दौड़ जाएगा ए एक्सेलरेशन से और पीछे लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां फील करो, इस क्वेश्चन को फील करो, ये कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। ठीक है सर, 12 न्यूटन। आगे ये 20 हो गया तो यहां पीछे कितना लग जाएगा, ये 20 लग जाएगा सर। ठीक है, इस बात को फील करिएगा, जैसे ही ये 20.4 से ज्यादा हुआ पीछे का फोर्स क्या कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा म्यू के 0.5 है तो भाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 34 करेंगे। अरे समझ आया, अरे समझ आया तो कितना हो जाएगा, 17 न्यूटन। सोचो, तुरंत मेरा जो काइनेटिक फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और जैसे ही मेरा काइनेटिक फोर्स कम होकर कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। अब तुम आगे वाला फोर्स बढ़ाते रहो, इनके ऊपर कोई फोर्स कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज म्यू के इंटू एन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो। काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहा है कि अगर दो सरफेसेस चल गई तो मैं म्यू के इंटू एन लगूंगा, तो मैं म्यू के इंटू एन लगूंगा, चाहे वो कितने फोर्स से उनको दौड़ाओ, उससे काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है दो सरफेसेस के बीच में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मेरा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला
जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है? दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू के इंटू एन। देखो मैक्सिमम लिमिट म्यू एस इंटू एन तक सिस्टम नहीं चला, फोर्स बढ़ता रहा, ये बढ़ता रहा, ये एंगल आपका 45 डिग्री बना रहा। अगर यहां 10 लगा तो पीछे भी 10 लगा, ध्यान दीजिएगा, यहां 10 यूनिट तो ये भी 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन तो ये भी 20 न्यूटन। अरे ठीक है, कहां तक? जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ना हो जाए। जैसे ही उससे ज्यादा होगा कहानी बदल जाएगी सर। तब कहानी क्या हो जाएगी? जैसे ही उससे ज्यादा हुआ अब कहानी बदल जाएगी, तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है और फिक्स होती है। अब तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहो, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहेगा। देख लो, ये है तुम्हारे पास मोशन ऑफ अ ब्लॉक की पूरी कहानी। ठीक है सर, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। वो क्या है सर? कुछ और छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। और वो क्या छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है बच्चा, ये आपका एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। बहुत प्यार से समझिएगा इसको, ये आपके पास एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, चलिए इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास m है। ठीक है, तो आपसे पहला सवाल पूछा गया कि बताइए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? तो कॉन्टैक्ट फोर्स याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ किसका भैया? नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है, ये क्या होता है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? n। अगर इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा, इस जगह पर लगेगा। याद रखिएगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस फ्रिक्शन की वैल्यू Fs। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू Fs हो सकती है, Fk हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये कोई सा भी फ्रिक्शन हो सकता है, तो मैं यहां पर इसको F लिख दे रहा हूं। ये दोनों हमेशा कितने एंगल पर होंगे सर? ये 90 डिग्री पर होंगे। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, ठीक है, क्या है भैया? इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका? रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है भाई साहब कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, दूसरी बात क्या? बी वाला पार्ट, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? What is angle of friction? Angle of friction क्या है? It is the angle between, याद रखिएगा, angle of friction is angle between किसके बीच का? Contact force. Angle between contact force and normal reaction. एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। सर देखिए, ये आपका एंगल होगा जो फाई, ये कहलाएगा आपका क्या? ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो सर मैं लिखूंगा tan फाई, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड इट इज F/n। ठीक है, F/n ये होता है आपके पास tan फाई। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एट द वर्ज ऑफ मोशन, किसकी बात कर रहा हूं? एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मोशन हो गया, जस्ट मोशन होने वाला है। एट द वर्ज ऑफ मोशन, जहां तक ये फ्रिक्शन स्टैटिक रहता है। ठीक है, वर्ज ऑफ मोशन पर एक और कंडीशन आ जाती है, लिमिटिंग। लेकिन लिमिटिंग का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है, या तो स्टैटिक का है या तो काइनेटिक का है सर। तो यहां पर क्या होता है? ये tan फाई जो होता है ये बराबर हो जाता है किसके? ये बराबर हो जाता है μs इंटू n डिवाइडेड बाई n। इससे ये कट जाता है, ये बराबर हो जाता है μs के। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद मोशन अगर हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये tan फाई बराबर हो जाएगा म्यू के। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट के बीच में या रिलेटिवली स्लाइडिंग लिखेंगे तो वो ज्यादा सही वर्ड जाएगा। इन रिलेटिवली स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, क्या होगा भैया, या इन रिलेटिवली स्लाइडिंग सरफेस लिख लीजिए और परफेक्ट हो जाएगा। tan फाई की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, एन से एन कट जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू के। अरे ठीक है सर, अरे क्या यहां तक कहानी समझ आई, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं, चलिए कहानी को आगे लेकर चलते हैं सर, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हो गया, और हमारे पास बेसिक फ्रिक्शन ऑफ अ ब्लॉक, मोशन ऑफ अ ब्लॉक में क्या क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अगर कोई ब्लॉक चल रहा है तो उसमें कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है, कब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। ठीक है, इसी पर बेस देखिए मेन 27 जुलाई 2022 का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कन्वेयर बेल्ट देखियो, अरे जो एक बेल्ट होती है जिसके ऊपर सामान रख दो, सामान को अपने साथ लेके जाता है। तो कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड द बैग इज, म्यू की वैल्यू दे दी है 0.4। अब ये नहीं कह रहा कि ये स्टैटिक का है कि काइनेटिक का है, तो मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग अगर काइनेटिक की जरूरत है तो इसको काइनेटिक कह लो, अगर स्टैटिक की जरूरत है तो इसको स्टैटिक कह लो। यहां पर म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हैं। चलिए सर कह रहा है initially the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is, समझिए ये आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है सर, ये आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, ऐसे चल रही है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हो जाइए और यहां पर खड़े हो जाइए और एक आदमी यहां से एक बैग ड्रॉप कर रहा है। जैसे ये इस पे गिरेगा तो इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। क्यों भैया? क्योंकि ये बेल्ट आगे चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और मैं इसी बेल्ट पर आ गया तो इस पर यहां पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको ये 2 मीटर पर सेकंड से इनिशियली पीछे जाता हुआ नजर आएगा, तो मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग इसको कैसी नजर आएगी, ये इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, ये फ्रिक्शन बराबर होगा सर एफएस, अरे एफ के। भैया रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है म्यू के इंटू एन के। म्यू के और म्यू एस वैल्यू 0.4, भैया इसका खुद का मास गिवन नहीं है, मैंने कह दिया mg। नॉर्मल रिएक्शन लग गया n, तो भैया n की वैल्यू mg के बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे तो दौड़ेगा नहीं, जाएगा तो आगे ही जाएगा। अरे भाई ठीक है, तो ये fk जो हो गया ये किसके बराबर हो गया, ये 0.4 इंटू n, कितना, n की वैल्यू हो गई mg। ठीक है सर, और यही fk जो है वो उसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, ये बात समझिएगा। इसके ऊपर यही एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो इसको 2 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में जो बंदा इस कन्वेयर बेल्ट पर है। ठीक है सर, चलिए तो ये जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 0.4 mg। m से m कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 10, और ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल रफ्तार कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है सर, हम क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिंस ये कैसा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये फिक्स रहता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। अरे ठीक है सर, चलिए अब v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई 0, u हो गया 4 माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है आपके पास 4, और यहां पर हो जाएगा s, तो s की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 0.5 मीटर। समझिए क्या खास बात है इसमें, क्या ऐसी बहुत तगड़ी सी चीज है जो आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं समझ सकते। बहुत सिंपल, बहुत साधारण आंसर है। ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चलें। देखिए कोई खास बात नहीं है, बस क्या है, बस आपको ना कॉन्सेप्ट का अच्छा फील होना चाहिए, आपसे सवाल निकल जाएगा। जैसे मैं कन्वेयर बेल्ट पे खड़ा हूं, यहां से आपने एक बैग ड्रॉप किया तो मैं कन्वेयर बेल्ट के साथ चल रहा हूं। अगर मेरा कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो जैसे ही वो बैग उस सरफेस को टच करेगा, मुझे क्या लगेगा कि वो बैग 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। और फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ मेरी तरफ लगेगा ताकि वो उसको कन्वेयर बेल्ट पर रोक दे, इस रिलेटिव स्लाइडिंग को रोक दे, और वही फ्रिक्शन फोर्स नेट फोर्स होगा। बस वो कैसा फ्रिक्शन होगा, वो काइनेटिक होगा, और वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन मिल गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंपल सी बात है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2as, यहां से s की वैल्यू आ गई आपके पास 0.5 मीटर। विदाउट अ सिंगल कंफ्यूजन, विद अ वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको क्या मेन 27 जुलाई 2022 का एक 4 नंबर का सवाल बनता हुआ नजर आ गया। ठीक है, इसके लिए आपको बस थोड़ा अच्छा फोकस चाहिए, नथिंग एल्स। यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट पता हो, फोकस अच्छा हो, सवाल हमने ठीक ठाक लगा रखे हो, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारा सिलेक्शन रोक दे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बस हमारे में और उनमें इतना ही डिफरेंस है कि हम जो आपको पढ़ाकर भेज रहे हैं आपके पेपर में यहीं से आएगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, लगे रहिए, मन लगाकर, हिम्मत लगकर बांधे रहिए, ये संजीवनी है सर, ये आपके जीवन की संजीवनी है। अगर जाग कर पढ़ लेंगे ना, पूरा 11वीं क्लास आपका कवर हो जाएगा, एक सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये बात याद रख लीजिएगा। इवन जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, यही सारे क्वेश्चंस कर ले गए। और अगर प्रोटॉन जेई में मेरे से क्लास 12th पढ़ लिए, ठीक है भैया, जेई मींस में तुम्हारा 99 परसेंटाइल फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, एक दिन में आपको कम से कम 4 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। संडेज के दिन में आपको 12 घंटे से 14 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी छुट्टियां मिलेंगी उनको बहुत मोटिवेशन के साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आराम हराम है जब तक सक्सेस ना मिल जाए। दिन रात जागो, दिन रात जागो, और उस जो चीज तुम पाना चाहते हो अपने जीवन में, उसके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि भैया तुम्हारा पूरा जो इन्वायरमेंट है ना, वो तुमको जोड़ दे, तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाए कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलो मन लगाकर पढ़ते रहो। आओ देखते हैं कुछ और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। The coefficient of friction between the surface and the block is 0.5. The distance covered by the block before coming to rest is. ठीक है, देखिए ये आपके पास एक सरफेस है, ये आपके पास एक सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। A block of mass 10 kg starts sliding on a surface. ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। ठीक है सर, ये ब्लॉक है, इसका मास है आपके पास 10 kg। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। फिर समझिए, म्यू एस और म्यू के की बात नहीं कही, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0.5, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले ये ब्लॉक कितनी डिस्टेंस चल जाएगा। तो देखो ये सरफेस रेस्ट में है, इसके ऊपर ये आगे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। यहां खुद का वेट नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, एन की वैल्यू बराबर है 100 न्यूटन के। और भैया ये एफ के जो है ये किसके बराबर है, ये है म्यू के इंटू एन के। म्यू के की वैल्यू है 0.5, एन की वैल्यू है 100। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। या अपन इसको क्या कर लें भैया, यहां पे जी की वैल्यू 9.8 का है ना, तो इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको 100 नहीं लिखोगे ना भैया, इसको क्या लिखोगे 10 इंटू 9.8। तो यहां पे म्यू के की वैल्यू है 0.5, एन की वैल्यू है 10 इंटू 10 इंटू 9.8। और ये एफ के ही तो इसको आगे लेकर जा रहा है। देखिए एफ के ही तो इसको रोक रहा है, इसकी रफ्तार को कौन घटा रहा है, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रिलेटिव स्लाइडिंग के पीछे लगेगा सर। और ये किसके बराबर होगा, मास इंटू एस्लेरेशन के। इधर लगेगा सर, एस्लेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस मास से ये 10 कट जाएगा, क्योंकि मास तो 10 kg है। तो ए की वैल्यू आ गई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज ये कितना हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहां पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सर एक्सेलरेशन मिल गया, अब क्या, अब तो हम लगा सकते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as।
ठीक है, एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी अपना कितना हो गया? 0 सर 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है -4.9। तो सर यहां पर जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस, और इसका वाला माइनस कट जाएगा, और यहां पर हम क्या लिख देंगे? 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 4.9, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, एस की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ब्लॉक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ब्लॉक इज 4 मीटर। इट इज अ बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको बस क्या पता होना चाहिए कि इस Fk की वैल्यू -m/a के बराबर होगी। क्यों भैया? क्योंकि जा आगे रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, तो भैया जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट आएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा आएगा? तो सर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, बस, और कोई खास बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे सर? इतनी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आप लगा पा रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि आप सही रास्ते पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन कह रहा, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is pushed in case A and pulled in case B by the force F equals to 20 Newton, making an angle 30 degree with the horizontal as shown in figure. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.2. The difference between the acceleration of block in case A and in case B will be, क्या होगा? केस A और केस B में एक्सेलरेशन का डिफरेंस। तो करना क्या है आपको? ये 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट, इधर कितना आएगा? इधर आएगा 20 cos 30। ध्यान दीजिए, इधर कितना जाएगा? इधर जाएगा 20 sin 30। ध्यान दीजिएगा, इसका खुद का मास कितना है? 50 kg, मतलब नीचे कितना लगेगा? 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? ऊपर n। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास 50 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, दैट इज 10। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया आपके पास 60 न्यूटन। तो यहां पर पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा, पहले आगे क्या देख रहे हैं? 20 cos 30, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 10√3। अब देखिए कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज Fs। Fs इज लेस देन और इक्वल टू μs इंटू n। समझिएगा, म्यूएस की वैल्यू कितनी है सर? म्यूएस की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? म्यूएस की वैल्यू हमको दे रखी है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना दे रखा है? नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है 60 इंटू 0.2। अब 60 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 न्यूटन आएगा। इसका मतलब जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 12 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स तक इसको चलने नहीं देगा। cos 30 इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2, ये 10√3, √3 कितना होता है? 1.732, मतलब ये लगभग 17 न्यूटन के करीब है। तो क्या ये आगे चल जाएगा? आगे चल जाएगा तो यहां फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये Fk हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा, बट Fs और Fk दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपको एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, म्यू। अरे बात समझ आई क्या? अब क्या तुम यहां से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? आगे लगा 10√3, पीछे कितना लगा? पीछे कितना लगा सर? पीछे लगा 12 न्यूटन। इतनी ही मैक्सिमम लिमिट तक स्टैटिक फ्रिक्शन चाहेगा कि ये ना चले। अगर ये 11 न्यूटन होता तो यहां 11 न्यूटन का लग जाता, अगर ये 12 न्यूटन होता तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन का लग जाता, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता। लेकिन जैसे ही ये आगे एक्सीड कर गया, ये लगभग 17 न्यूटन तक है भैया, तो क्या होगा? आगे लग रहा है 17, पीछे मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो पीछे मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उसके बाद काइनेटिक आ जाएगा और ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा। अच्छी बात बस यहां पर यह है कि म्यूएस और म्यू के दोनों बराबर हैं, तो Fs Fk के बराबर होगा, और आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10√3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10√3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है? डिवाइडेड बाय 5। ये एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 2 कितना आएगा? ये आपके पास कितना है? 20 न्यूटन। बहुत अच्छा। इधर कितना लगेगा? 20 cos 30, मतलब अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10√3। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया 10√3, इधर कितना हो गया? 10, इधर ही नॉर्मल रिएक्शन n, और नीचे कितना? 50। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा?
40 न्यूटन। भाई साहब पीछे फ्रिक्शन, भैया जब नॉर्मल रिएक्शन 60 न्यूटन था, अगर तब ये चल गया तो भाई इस सिचुएशन में भी तो चल ही जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। तो ये Fk कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और इसकी वैल्यू बराबर होगी किसकी? इसकी वैल्यू बराबर होगी म्यू के इंटू एन के। म्यू के की वैल्यू कितनी है? म्यू के की वैल्यू है भाई साहब 0.2, एन की वैल्यू है 40, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 न्यूटन। अरे ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा a2, ये कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा 10√3 माइनस पीछे कितना लग रहा है? माइनस पीछे लग रहा है 8 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है? 5। देखो देख लो भैया, आंसर आ गया। अब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सर? a2 ज्यादा होगा और a1 कम होगा, क्योंकि यहां 10√3 माइनस 12 हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? 10√3 माइनस 8 हो रहा है। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? तो भैया मुझे डेल्टा ए निकालना है, एक्सेलरेशन का डिफरेंस, दैट इज a2 माइनस a1। वो किसके बराबर? 10√3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10√3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 10√3 बाई 5, 10√3 बाई 5 कट जाएगा, माइनस 8 प्लस 12, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 डिवाइडेड बाई 5 डेल्टा ए। 5 4 बाई 12 में से 8 जाएगा तो क्या? 4, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज डेल्टा ए। देखो भाई कितना बढ़िया, कितना आसान, कितना सही सटीक तरीके से आंसर निकाला गया। क्वेश्चन मेंस 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। और अगर आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से ये देखो, ये क्वेश्चन, ये सब, अगर आप ये टॉपिक इधर ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट और ये 3 सवाल, कहां गया? ये वाला, ये 3 सवाल अगर आपने ढंग से कर लिया तो सर आपका एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएगा। ठीक है, ये था अपना देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें आसानी से आपका काम बन जा रहा है। ठीक है, चले कहानी को आगे लेकर चले सर। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और क्या है इसी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये पार्ट हर साल लगभग हर टीचर अपने बच्चों को ये बताता है, और इसी पर बेस्ड जस्ट प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ढंग पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा, आपका सवाल निकल जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए? कितने एंगल पर? फाई एंगल पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है सर? हमको क्या करना है भैया? इस फाई के 2 कंपोनेंट कर देने हैं। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपके पास f cos फाई, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपके पास f sin फाई। इट इज फाई, यहां लग रहा है f cos फाई, यहां लग रहा है f sin फाई। अब ध्यान से देखो, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? ये लग रहा है mg। नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है? ऊपर। अगर ये जाएगा तो आगे जाएगा, तो मतलब फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा सर? पीछे लगेगा। अगर ये जस्ट चल गया, ध्यान से समझना, अगर ये जस्ट चल गया तो इस f की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी f cos फाई के। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया सर। नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सर mg माइनस f साइन, mg माइनस f साइन फाई के। अच्छा, ना चलने देने की कंडीशन क्या है? ना चलने देने की कंडीशन यह है कि ये जो फ्रिक्शन है ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? f cos फाई के। अच्छा, ध्यान से समझना, इसका क्या ये भी मतलब हो सकता है कि अगर मुझे इसको चलाना है तो मेरा जो f cos फाई होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? वो बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से। अगर ये f cos फाई स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से बड़ा हो गया तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? अगर ये मेरा आगे वाला फोर्स इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से बड़ा हो गया तभी ये आगे जाएगा। अदरवाइज अगर ये फोर्स कम होगा इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से, उस सिचुएशन तक क्या f cos फाई fs के बराबर होगा? अरे ठीक है,
जब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा, जब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा तब तक क्या होगा, चलेगा तब तक क्या होगा, एफएस किसके बराबर होगा, एफएस बराबर होगा एफ कॉस फाई के। जब एफ कॉस फाई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, एफएस से, जस्ट बड़ी का मतलब जस्ट इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। जैसे ही एफ कॉस फाई की वैल्यू इस मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ी हो जाएगी, तुरंत ये आगे की तरफ चल जाएगा। और इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक है सर। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो एफ कॉस फाई है, ध्यान से देखना, एफ कॉस फाई है, ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, म्यू इंटू एन के। और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन की वैल्यू है एम जी माइनस एफ साइन फाई के, ठीक है सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला एफ कॉस फाई माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस हो गया, प्लस म्यू एफ साइन फाई दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। यहां से अगर मैं f को कॉमन कर लूं तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई, ठीक है सर। अच्छा, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि ये मैक्सिमम तब होगा, सॉरी ये मिनिमम तब होगा, इसकी कंडीशन मिनिमम की तब होगी जब तुम्हारा ये जो फॉर्मेट है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा सर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप कहोगे कि y इक्वल्स टू आपके पास क्या है, cos फाई प्लस म्यू साइन फाई में ये जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होगा। तो ये जो f लगेगा रिक्वायर्ड फोर्स, ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि dy बाई डी फाई, वेरिएबल फाई है, म्यू कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, वेरिएबल बस फाई है कि एक f फोर्स को किस एंगल पर लगाया जाए कि जो ड्रैग हो वो मिनिमम हो जाए, और कितना लगाया जाए कि ये आसानी से खिंच जाए। दोनों बातों का ध्यान रखना है आपने को। तो देखो dy बाई डी फाई करोगे तो क्या मिलेगा, cos फाई का क्या होता है सर, cos फाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन फाई। अच्छा सर, यहां पे प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, साइन फाई का क्या होता है, साइन फाई का होता है कॉस फाई। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो भाई यहां से क्या होगा, म्यू कॉस फाई इक्वल्स टू साइन फाई, मतलब साइन फाई अपॉन कॉस फाई दैट इज टैन फाई, और ये बराबर हो जाएगा म्यू के। टैन फाई बराबर हो गया किसके, टैन फाई बराबर हो गया म्यू के। अच्छा ठीक है सर, तो एफ मिनिमम के लिए आपको कॉस फाई और साइन फाई भी तो चाहिए होगा। अरे ठीक है ना, अगर tan फाई की वैल्यू म्यू के बराबर है तो मतलब जो फोर्स होगा वो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स टू ड्रैग द ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। चलिए तो कहा गया कितना होगा, तो हम क्या जानते हैं, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ये एंगल को मैं फाई कह दूं तो ये मेरा म्यू हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू बाई 1 को मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहां से मैं cos फाई भी रख सकता हूं, sin फाई भी रख सकता हूं। मेरा f मिनिमम कितना आ जाएगा, f की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई cos फाई को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा जा सकता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस sin फाई, ये म्यू है और ये किसके बराबर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर की बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, म्यू एम जी दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के। जब हमारा फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा या इस फोर्स से बड़ा होगा तभी ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा आगे की तरफ स्लाइड करेगा। तो जब मिनिमम फोर्स की बात हो रही है, इस मिनिमम फोर्स की बात हो रही है, तो एटलीस्ट ये जो वैल्यू है म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे खींचना है, तो कितना कम से कम फोर्स और कितने एंगल पर लगाऊं, कितना कम से कम फोर्स और कितने एंगल पर लगाऊं कि आगे की तरफ खिसक जाए। तो वो जो मिनिमम फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जो मिनिमम फोर्स होगा बच्चा वो होगा F इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और वो एंगल क्या होगा, तो वो एंगल होगा tan फाई इक्वल्स टू म्यू या फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। बहुत सिंपल बात, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आने वाली सारी की सारी बात,
ठीक है सर, अब यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो मैं बहुत आराम से ये सवाल लगा सकता हूं। देखो क्या कह रहा है, ये आपका 2021 17 मार्च का सवाल है। कह रहा, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ विच इट हैज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1/√3. It is desired to move the body by applying the minimum possible force. It is move, ठीक है, by applying the minimum possible force. कितना मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगा दिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए? तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या करना है, एफ मिनिमम के लिए म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, लो लगा देते हैं। म्यू की वैल्यू आपके पास 1/√3, mg आपके पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/3, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 5√3 न्यूटन। अच्छा, कितने एंगल पर लगाया जाए? तो भाई tan फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू 1/√3, मतलब फाई इक्वल्स टू कितना, फाई इक्वल्स टू कितना, तो सिंपल सी बात है, फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ब्लॉक के ऊपर 30 डिग्री पर अगर 5√3 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो चल जाएगा। तो 2021 में आपसे क्या पूछा, मिनिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड। हो सकता है 2024 में आपसे पूछ ले कि भाई साहब बता दो कि कितने एंगल पर लगा दिया जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो चल जाए। अरे ठीक है, क्या यहां तक बात समझ आई? देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही तुमको तुम्हारे पीवाईक्यूज में दिखेगा आराम से। बस ये संजीवनी को ढंग से फॉलो कर ले जाओ, मन लगाकर पढ़ ले जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और जब परेशानी आए ना तो याद रखो, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। ठीक है, तो जब रगड़ना ही है, जब मेहनत करने का ठान ही लिया है, तो भैया किस बात का लापरवाही, किस बात की ना मेहनत करना ही है ना। अभी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम है, अगर अभी जाग के पढ़ लिए तो नैया पार। इसके बाद कंपटीशन भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर भी आएगा, और अगर आप लड़का हैं तो शादी का भी प्रेशर आएगा, बुझिएगा। ठीक है, तो थोड़ा मन लगा के, एफर्ट लगा के पढ़े रहिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए, आगे की कहानी क्या है सर? आगे की कहानी है सेकंड पार्ट, दैट इज मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं क्या है भाई? यहां पर भी दो तरह का फ्रिक्शन होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। जब तक ये नहीं चलेगा तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और जैसे ही ये चल जाएगा उसके बाद ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो बच्चा उसके बाद ये जो फ्रिक्शन है ना ये काइनेटिक हो जाएगा। आओ देख लेते हैं क्या क्या है इस सवाल में, कुछ दम है भी या नहीं। सर देखिए, इसका खुद का मास m नीचे लग रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चा mg। भाई मैं आपको बता चुका हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन दिखे तो अपने को दो एक्सिस बनानी है, एक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एंगल है आपके पास अल्फा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा, और इस mg के हो जाएंगे दो कंपोनेंट। कौन कौन सा? एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज mg cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, दैट इज mg sin अल्फा। दो कंपोनेंट आ गया आपके पास, एक आ गया mg cos अल्फा, एक आ गया mg sin अल्फा। अच्छा, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा n, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर अब मैं यहां पे कंडीशन बनाऊंगा कि अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, समझो, अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो क्या होगा? नहीं चल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो जो फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? ये फ्रिक्शन बराबर होगा आपके पास mg sin अल्फा के, और ये छोटा होगा किससे? दैट विल बी लेस देन म्यू इनटू n, या आप कह लीजिए कि f बराबर होगा mg sin अल्फा के, और छोटा होगा किससे? छोटा होगा सर म्यू mg cos अल्फा से। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या बदल सकते हो इसमें? अगर मैं कह रहा हूं कि सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है, मास बदलता नहीं है, जी बदलता नहीं है,
तो अगर मुझे इसको चलाना है तो मैं क्या करूं, इसके एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर दूं। अगर मैं इसके एंगल को बढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। अरे ठीक है भाई साहब, अगर ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, तो वहां से एक टर्म निकल के आता है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है अल्फा की वो वैल्यू, अल्फा की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू? वो वैल्यू जिस पर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर जाए बेटा। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर जाए, जस्ट स्लाइड कर जाए, या जब मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कह रहा हूं अल्फा की, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जिस पर ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड ना करे। देखो, जिस पर वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिस पर ये इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड ना करे, दोनों बातें सही है। स्लाइड ना करे, जस्ट स्लाइड कर जाए या जस्ट स्लाइड करने से पहले, दोनों सिचुएशन को लिमिटिंग स्टेट कहा जाता है। एट द वर्ज ऑफ मोशन पे डिफाइन नहीं है कि ऑब्जेक्ट चल गया कि नहीं चला। ठीक है सर, तो भाई यहां क्या है, ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड ना करे भैया, वो मैक्सिमम पॉसिबल अल्फा को क्या बोला जाता है? वो मैक्सिमम पॉसिबल अल्फा को बोला जाता है भैया, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। उस सिचुएशन में क्या होगा, जस्ट स्लाइड करने की सिचुएशन में क्या होगा कि mg sin अल्फा, ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन mg sin अल्फा जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा म्यू mg cos अल्फा के। म्यू mg cos अल्फा के mg से mg कट जाएगा, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या हो जाएगा? दैट इज tan अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा म्यू के। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन भैया एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों बराबर होते हैं। एट द वर्ज ऑफ मोशन एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर होते हैं। वहां याद करना, tan फाई की वैल्यू म्यू के बराबर आई थी, यहां पर tan अल्फा की वैल्यू म्यू के बराबर आई है। अरे आई है, वहां tan फाई म्यू एस और म्यू के मिल रहा था। जब वर्ज ऑफ मोशन पे होगे तो tan फाई वहां म्यू के बराबर हो जाएगा, यहां tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के बराबर हो जाएगा। दोनों को मिक्स मत करिएगा, एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा जिस पर ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। ठीक है, या वो मिनिमम अल्फा, वो सबसे छोटा अल्फा नहीं, मिनिमम की तो बात ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम की बात करते हैं, वो ज्यादा सटीक बैठेगा। अल्फा इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जिस पर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। याद रखिएगा, कभी भी गड़बड़ मत करिएगा। tan फाई जो था वहां पर, वो क्या था? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है सर, यहां तक क्या आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ रही है? अगर आ रही है तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि भैया अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। देखो, अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, बहुत बढ़िया है गुरुजी, आगे की कहानी बताओ। तो आगे की भी कहानी बता देते हैं आपको। ठीक है सर, चलिए आइए, कहानी आगे की क्या है? आगे की कहानी कुछ यूं है कि यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आया एकदम। चलिए, ये आपके पास एक ब्लॉक है। क्या हो रहा है भाई इस ब्लॉक के साथ? ये ब्लॉक यहां पर रखा हुआ, ठीक है, जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये एंगल आपको पता है थीटा। यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, ये एक फोर्स लग रहा है F। कहा गया F का रेंज बताओ। रेंज ऑफ F की ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। स्लाइड दोनों तरफ कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब ये नीचे जाना चाहेगा तो तुम इसको खींच के रखोगे। अरे ठीक है, और उसके बाद क्या?
उसके बाद क्या भाई साहब, और जब इसको तुम ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, नीचे। एक बार आप इसको नीचे जाने से रोक रहे हो और एक बार आप इसको जस्ट ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हो, दोनों में फोर्स अलग अलग लगेगा। जब नीचे जाने से उसको रोकोगे तो जो आपका फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और जब आप उसको ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। यह बात आप अपने दिमाग से फील कर सकते हो। तो कहा गया इस F का रेंज बताओ, इस F का रेंज बताओ कि ये M मास का ब्लॉक जो इस वेज के ऊपर रखा हुआ है, जो इस वेज के ऊपर रखा हुआ है, ये स्लाइड ना करे। मैंने कहा ठीक है, मैं बता देता हूं, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? अभी इसका ए पार्ट क्या भाई, नीचे जाने से रोकने के लिए, नीचे जाने से रोकने के लिए, ठीक है सर, नीचे जाने से रोकने के लिए, ठीक है, नीचे जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये नीचे ना जाए? तो उसके लिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए भाई, बिल्कुल करना चाहिए, वो हम कर दे रहे हैं। नीचे क्या लग रहा है, mg। जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन दिखा, हमने कहा कि एक एक्सिस हमारी हो गई इस प्लेन के अलोंग और एक एक्सिस हो गई हमारी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस mg का अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इधर जो आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और इधर जो आएगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अगर मैं इसे नीचे जाने से रोकना चाहता हूं, उस समय फ्रिक्शन कहां लगेगा, उस समय फ्रिक्शन ऊपर लगेगा सर। ठीक है, अरे क्लियर है सर। और अगर मैं इसको नीचे जाने देने से रोकना चाहता हूं तो मेरा जो फ्रिक्शन है वो बराबर होना चाहिए किसके, वो बराबर होना चाहिए mg sin थीटा माइनस f से। ठीक है, mg sin थीटा माइनस f से, और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू इंटू एन। और अगर ये म्यू इंटू एन से ज्यादा हो गया, ठीक है सर, अगर सॉरी सर, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहां पे देखो, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ये mg sin थीटा माइनस f के बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड ना करे तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, म्यू एस इंटू एन से या म्यू इंटू एन से। अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं म्यू एस लगा दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मेरा फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन से छोटा है, अगर मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से छोटा है तो ये ऑब्जेक्ट कभी चलने वाला नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम किधर जाने दे रहे हैं, अभी हम इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं, तो मेरा फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो मेरा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां से f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो भैया ये जो f होना चाहिए ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके, ये होना चाहिए mg sin थीटा लेस देन और इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन। ठीक है, चलिए भैया ये आपके पास हो गया mg sin थीटा माइनस, अरे ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका फोर्स होना चाहिए, ये फोर्स बड़ा होना चाहिए किससे, ये फोर्स बड़ा होना चाहिए mg sin थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन से। ठीक है सर, तो f मस्ट बी ग्रेटर देन mg sin थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह लिख देंगे mg cos थीटा। ठीक है सर, अरे क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब f जो है वो बड़ा होना चाहिए, mg को कॉमन कर ले sin थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, b पार्ट क्या है, b पार्ट है भाई ऊपर खींचने के लिए। ऊपर खींचने के लिए, जब अपन ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये जो फ्रिक्शन है, कोशिश कर रहे हैं तो भैया फ्रिक्शन कहां लग जाएगा। अब आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये चाहता है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी अलग ना हो। और जब ये नीचे लग जाएगा तो क्या होगा, तब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन किधर लग जाएगा बेटा जी, तो ये फ्रिक्शन तुम्हारा नीचे लग जाएगा। और तब क्या हो जाएगा, तब इस f की वैल्यू हो जाएगी f माइनस mg sin थीटा, और तब ये लेस देन होना चाहिए म्यू इंटू एन के। ठीक है, अब यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहां से f की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी
लेस देन और इक्वल टू आ जाएगी भाई क्या, देखो यहां पे क्या है, mg sin फाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां म्यू इंटू एन है सर, और n की वैल्यू mg cos थीटा है, तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू mg cos थीटा माइनस उधर गया प्लस हो गया, और ये कितना हो गया mg sin थीटा। तो इस f की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मतलब जहां तक ये ना चले वो क्या है, वो भाई है आपके पास mg को कॉमन कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अभी मैं आपको इसको न्यूमेरिकल से भी अच्छी फील दिलाऊंगा, मतलब आपका फोर्स अगर इस फोर्स से छोटा है और ये जो गिवन फोर्स है, ये जो वैल्यू है इससे बड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपको इससे बहुत अच्छा फील ना आए अलजेब्रिक कैलकुलेशन से, बट मैं अभी आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन से इसका पूरा का पूरा फील दिला दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, समझिएगा कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल यहां पर 30 डिग्री है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हाँ भैया, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, चलो इसको अच्छे से बनाते हैं फिर फील करते हैं। कोई भी काम चलाऊ नहीं होना चाहिए, सब एकदम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, इसके ऊपर अब मैं एक बॉक्स रख दे रहा हूं, इसके ऊपर अब मैं एक बॉक्स रख दे रहा हूं ये। ठीक है सर, चलो आ जाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा। ये एंगल मैंने आपको दे दिया, ये एंगल मैंने आपको दे दिया भाई साहब 37 डिग्री, ठीक है, और इसका खुद का वेट दे दिया मैंने 10 kg, और यहां पर मैंने म्यू दे दिया 0.2, ठीक है, और यहां पर मैं कह रहा हूं बताओ इस एफ की रेंज की ये ब्लॉक ना चले, इस एफ की क्या रेंज हो कि ये ब्लॉक ना चले। तो ना चलने की दो टेंडेंसी है, एक क्या कि अगर इस एफ को बढ़ाते जाओ ये कहां जाने की कोशिश करने लग जाएगा, ऊपर, घटाते जाओ कहां जाने की कोशिश करने लग जाएगा बेटा जी, नीचे। और हमको क्या करना है, ना तो ऊपर जाने देना है ना तो नीचे आने देना है। मतलब फोर्स कहां से कहां तक वेरी करे तो ये जहां है वहीं रुका रहेगा। अभी आपको पूरा का पूरा फील आ जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। क्या है भाई, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है। जब भी आपको इंक्लाइंड प्लेन दिखे, बिना सोचे समझे एक एक्सिस प्लेन के अलोंग, एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है बच्चा 100 न्यूटन, ठीक है। यहां पर आपके पास है 37 डिग्री, तो ये आपके हो जाएगा 100 cos 37, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 sin 37, ठीक है। तो अभी हम इसको कहां जाने से, अभी हम इसको एक कंडीशन नीचे जाने से रोक रहे हैं। तो जब नीचे जाने से रोक रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये जो फ्रिक्शन है ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आपके पास 100 sin 37। समझना, बहुत जबरदस्त फील आने वाला है। sin 37 की वैल्यू थी 3/5, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 माइनस एफ। और ये किससे छोटा होना चाहिए, जब तक ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तब तक ये ऑब्जेक्ट चलने वाला नहीं है। तो भाई ये लेस देन होना चाहिए किससे, म्यू एस इंटू एन से। म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन माइनस एफ दैट इज लेस देन म्यू एस आ गया आपके पास 0.2, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है आपके पास 100 cos 37 दैट इज इक्वल टू 80, तो ये आपके पास हो जाएगा 60 माइनस एफ दैट इज भैया 40, 8 दूना 16, मतलब ये आपके पास हो जाएगा कितना 16 न्यूटन। मतलब ये जो फ्रिक्शन है, ये क्या है, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, ये किससे बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए 60 माइनस 16 से। तो ये फोर्स कितना आ जाएगा भैया, 60 में से 16 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44 न्यूटन। मतलब अगर मैं इसको नीचे जाने से रोक रहा हूं तो भैया ये जो मेरा फोर्स होना चाहिए ये कम से कम 44 न्यूटन होना चाहिए। अब मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट, अगर मैं इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, सर मेरा फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ध्यान देना, मेरा फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। और जब मेरा फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा तो इस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इस एफ की वैल्यू आ जाएगी एफ माइनस, ये कितना है अपने पास 100 sin 37 दैट इज 60, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस इंटू एन के। अभी भी ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए ये स्टैटिक रहना चाहिए, और अगर ये स्टैटिक रहेगा तभी ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा।
तो क्या मिला यहां से मिला Fs इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया आपके पास, इधर गया 60 और μs इंटू एन की वैल्यू है 16, तो 60 और 16 कितना हो गया सर? 60 और 16 हो गया आपके पास 76 न्यूटन। मतलब अगर आपका ये जो F फोर्स है ये 44 से लेके 76 न्यूटन के बीच में रहा तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। मैं आपको इसका फील दिला सकता हूं। कैसे दिला सकता हूं कि इधर लग रहा है, मान लो कितना न्यूटन? 44 न्यूटन। शुरू करते हैं। इधर लग रहा है 44 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है? इधर कितना लग रहा है? ये लग रहा है आपके पास 60 न्यूटन, ठीक है। यहां लग रहा है 44, यहां लग रहा है 60। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है सर 16 न्यूटन। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 16 न्यूटन। ये अपने आप को पूरा खर्च कर देगा। तो इधर 44 और 16 फिर से कितना हो जाएगा? 60। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, अब मान लो मैं कह रहा हूं इधर लग रहा है 50, ये F की वैल्यू कितनी है? 50। यहां कितना लग रहा है? 60, ठीक है। इसको ना चलने देने के लिए ऊपर कितना फोर्स और चाहिए सर? 10 न्यूटन। ये फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 16। तो क्या खुद को 10 न्यूटन खर्च कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है सर। दूसरी बात क्या कह रहा है? अगर मान लो मैं इसको कह दूं 60 न्यूटन, चलो 55 कर देता हूं। अगर मान लो मैं इसको कर दूं 55 और ये कितना है? 60, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? ऊपर और कितने की रिक्वायरमेंट है? तो ऊपर रिक्वायरमेंट है 5 न्यूटन की। तो क्या ये फ्रिक्शन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये खुद को कितना खर्च कर सकता है इसको ना चलने देने के लिए? तो वो है भैया 16 न्यूटन। और अगर ये 16 न्यूटन तक, मैक्सिमम पॉसिबल 16 न्यूटन तक खुद को खर्च कर सकता है ना चलने देने के लिए, तो 5 न्यूटन तो खर्च कर ही देगा। उसके बाद क्या होगा? मान लो तुम इसको कर दिए 60, नीचे कितना लग रहा है? 60, रुके हुए। फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो फ्रिक्शन कहेगा ठीक है कोई जरूरत नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा, बस कंडीशन क्या है कि तुम दोनों चलने नहीं चाहिए। अच्छा, अब बढ़ के 65 हो गया। ध्यान देना, अगर ये बढ़कर 65 हो गया, अगर ये बढ़कर 65 हो गया, नीचे कितना लग रहा है? 60। अगर फ्रिक्शन ना होता तो 5 न्यूटन से ऊपर चला जाता, लेकिन फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? कहेगा भैया चलना नहीं है, अब तुम ज्यादा काबिल बन रहे हो, मैं अपनी डायरेक्शन पलट ले रहा हूं। तो वो इसकी तरफ झुक गया। अरे ठीक है, समझ आया? महाभारत में ऐसे ही एक बहुत बड़े महारथी थे जिनका नाम था बर्बरीक। उन्होंने कहा कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा। अगर पांडव हारेंगे तो मैं पांडव की तरफ हो जाऊंगा, अगर इधर कौरव हारेंगे तो मैं कौरव की तरफ हो जाऊंगा। और वो इतने बलशाली थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो साला लास्ट में क्या होता? जब पांडव हार रहे होते तो पांडव की तरफ से लड़ते, जब दुर्योधन की तरफ, ये जो अपने कौरव हार रहे होते तो कौरव की तरफ से लड़ते, और लास्ट में कोई ना बचता। तो इसी वजह भगवान श्री कृष्ण उनका गला काट के ऊपर रख दिए। कहे नहीं रहने दो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। हम इतना कहानी रचे हैं कि ये महाभारत हो और तुम आके सारा गेम बदल दे रहे हो, समझ रहे हो ना? तो वैसी कहानी है फ्रिक्शन की। बहुत षड्यंत्रकारी है ये कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान बहुत तगड़े षड्यंत्रकारी थे, समझ लेना। वो चाहते थे कि महाभारत हो, ये जितने दुष्ट लोग हैं ये लोग मरे, ठीक है। तो वैसे ये फ्रिक्शन है, ये चाहता है कि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, और रिलेटिव स्लाइडिंग ना होने देने के लिए दोनों तरफ जा सकता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। देखो भैया, जब ये आगे बढ़ना, जैसे ये 65 हुआ, इधर लगा 60, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ये ऊपर भाग जाता। लेकिन फ्रिक्शन कह रहा है रुको रुको रुको, मैं अभी तक तुम्हारा साथ दे रहा था, अब इसका साथ दूंगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि ये दोनों सर्फेसेस कभी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करें। तो अगर यहां 60 है, तो भैया यहां भी कितना होना चाहिए? 60। यहां भी इसके इक्विवेलेंट नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर यहां 65 हो गया तो 5 नीचे लग जाएगा, 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65। अगर यह 70 हो गया तो यह फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? पीछे 10 लग जाएगा, फिर नीचे कितना हो जाएगा? 60 10 70। अगर यह 75 हो गया, सोचो तो ये आगे कितना बड़ा है? 15। फ्रिक्शन पीछे कितना लग जाएगा? 15। अगर ये 76 न्यूटन हो गया आगे, तो पीछे और कितने फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 16। तो भाई वहां तक एडजस्ट करेगा। अगर ये 78 न्यूटन हो गया या 77 न्यूटन हो गया, भैया पीछे मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता था? 76। अरे बात समझ आ रही है? मैक्सिमम पॉसिबल न्यूटन कितना? 16। मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन कितना? 16। और जब उसने अपना पूरा का पूरा 16 खर्च कर दिया, अगर उसके बाद तुमने इस F को बढ़ा दिया तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। अगर इसने इधर अपने आप को पूरा खर्च कर दिया और उसके बाद तुमने इस F को घटा दिया तो ये कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। इस वजह से ये 44 से लेकर 76 न्यूटन के बीच में ये जो फोर्स है, ये 44 से लेकर 76 के बीच में इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड नहीं होने देगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और इसी पर बेस्ड आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है।
सिंपल एज इट इज, जो पढ़ाया समझाया वही सवाल है। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी। क्या आप आराम से निकाल सकते हैं? सर देखिए, मेंस 27 जुलाई 2022 का सवाल है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर एक बॉक्स रखा है जिसका मास है m। ऑब्वियस सी बात है भैया, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। आगे इसका mg नीचे लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mg cos थीटा। एक कंपोनेंट इधर क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा mg sin थीटा। सर अगर ये कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है mg sin थीटा के। यहां पर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है mg cos थीटा के। और जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो कांटेक्ट फोर्स होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, mg स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस mg स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू mg। ठीक है, mg को कॉमन कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपका कांटेक्ट फोर्स आ गया, यही आपका आंसर होगा। लीजिए, क्या खास बात है इस सवाल में जो आप पूरा इंक्लाइंड प्लेन का एनालिसिस करके इसको नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। देखिए 22, इसका 27 ऑफ जुलाई 2022 का सवाल है और भयंकर भयंकर ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, बिना मतलब का कॉम्प्लिकेशन था, आप जाके चेक करिएगा। भैया मुझे थोड़ा स्लाइड जल्दी बनानी थी तो मैंने कहा इतना आसान आंसर है, क्या जरूरत है ऑप्शन देकर बिना मतलब का कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का, तो मैंने ऑप्शन हटा दिया। आपको देखना होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और आपके पास एक और सवाल रेंज ऑफ फोर्स का, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका एक ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाकर सॉल्व करके ले आइएगा। फिर देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, फिर देखते हैं कि मेरा लेक्चर आपके दिमाग में कितना सेट हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बता दूं, पढ़ा दूं, समझा दूं, वो आपको यहां जाकर सेट हो जाए। अपने पास कम से कम लेक्चर्स में इसको मिनिमाइज करके पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है और उसको हम पूरी तरह से अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस क्या आपका अवेयरनेस चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कॉपी पेपर पेन लेकर मन लगाकर बैठ जाइए और इस सब चैप्टर्स को खत्म करके आगे बढ़ जाइए। सब का सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगाकर पढ़ते रहिए। फ्रिक्शन पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिलेगा।